रहे हैं एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जैसे ही प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी, तो वहीं पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य मेरठ पहुंचे। उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पल्लवपुरम निवासी ग्लोबल सोशल कनेक्ट की अध्यक्षा ऋचा सिंह को प्रत्याशी के रूप में उतारा। जी हां, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ऋचा सिंह को चुना गया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई। वहीं खेलों के प्रति बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का जो है सभी कार्य कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी खेलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं खो खो कोच अशोक त्रिपाठी द्वारा भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे मेरठ शहर का नाम देश विदेशों तक पहुंचे और हमारे मेरठ के बच्चे जमीन से जुड़े खेल में हर घर से एक बच्चा भाग ले और आगे बढ़े। उसी चीज की जानकारी लेने के लिए, उनकी मेहनत के बारे में उनसे कुछ सवाल करने के लिए आज मेरठ दर्शन की संवाददाता पहुंची और उनसे जानकारी ली। साथ साथ आपको बता दूं कि आरजीपीजी कॉलेज में भी आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया कि किस तरीके से हमें अनाज, जो मोटा अनाज है, उसके पौष्टिकता के बारे में बताया गया, किस तरीके से उसको खाना चाहिए, उसको खाने से क्या फायदा है, सभी को बता करके जागरूक किया गया। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। देश भर में कोरोना वायरस की संभावित लहर को लेकर सभी को किया गया अलर्ट। स्वास्थ्य विभागों में कोरोना मरीजों की तैयारी को लेकर की जा रही मॉक ड्रिल। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में मॉक ड्रिल के दौरान डमी मरीज को भर्ती कर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इंतजाम को भी किया गया चेक। कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर बी पांडे ने जानकारी देते हुए कहा, मेडिकल कॉलेज में 20 बेड किए गए तैयार, ऑक्सीजन वेंटिलेटर के भी चेक कर की गई व्यवस्था। नोडल अधिकारी ने कोविड-19 से संबंधित सभी टीमों को किया अलर्ट व दिए दिशा निर्देश। आम आदमी पार्टी ने पल्लवपुरम निवासी समाज सेविका ऋचा सिंह को नगर निकाय चुनाव में बनाया महापौर प्रत्याशी। राज्यसभा सदस्य संजय शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी विशेष रूप से रहे मौजूद। आरजीपीजी कॉलेज मेरठ के प्रांगण में डीजी एनसीसी द्वारा निर्देशित एवं यूपी 22 गर्ल्स बटालियन मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल महेश कुमार चौहान व कॉलेज की प्राचार्य के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में एनसीसी की दोनों इकाइयों द्वारा श्री अन्न जो खाएगा शरीर स्वास्थ्य बनाएगा थीम पर नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। क्रेडिट्स के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से खाद्य सुरक्षा व पोषण में मोटे अनाज के योगदान को बताते हुए सभी को किया जागरूक। जमीन से जुड़े खेल खो खो को लुप्त होने से बचा रहे खो खो कोच अशोक कुमार त्रिपाठी निरंतर खो खो के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे प्रयास। आज एक छोटी सी मुलाकात में मेरठ दर्शन की टीम ने खो खो को लेकर जाने उनके अब तक के प्रयास के विचार। थाना जानी क्षेत्र के बहरामपुर मोरना गांव में शिव मंदिर में लगी भगवान परशुराम की मूर्ति को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने किया खंडित, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष। बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मौके पर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने व मूर्ति को विसर्जित कर नई प्रतिमा स्थापित कराने को कहकर ग्रामीणों को कराया शांत। अब खबरें विस्तार से। मौसम बदलता है, वायरल भी आता है, फीवर अलग तरीके से आते हैं, अनेक नाम से फीवर रख दिए जाते हैं कि भाई डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, लेकिन अब कोरोना भी बार बार आ रहा है। जी हाँ, कोरोना ने बार बार दस्तक देनी शुरू कर दी है। कई देशों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, कई शहरों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो हमारे मेरठ में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे तरीके से अलर्ट हो चुकी है। आज स्वास्थ्य विभाग में मॉक ड्रिल किया जा रहा है जगह जगह पर। तो वहीं आपको बता दूं, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भी आज कोरोना वायरस के जो पेशेंट को लेकर के तैयारियां की गई हैं, उसकी मॉक ड्रिल की गई। देखा गया कि मरीज को भर्ती करने से लेकर ऑक्सीजन देने तक के बीच में कितना समय लगता है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से पेशेंट को सभी सुविधाएं दी जाएंगी, इसको लेकर के टीम पूर्ण रूप से अलर्ट हुई है। साथ साथ नोडल अधिकारी ने भी कोरोना के लिए जागरूक करते हुए अपनी टीम को सभी
गाइडलाइन बताते हुए दिशा निर्देश दिए। साथ साथ मरीज को उसके वहां तक अस्पताल तक पहुंचने से लेकर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तक के समय को भी चेक किया गया कि किस तरीके से मरीज को सुविधाएं दी जाएंगी। कई बेड भी तैयार की गए हैं, पूर्ण रूप से सुविधाएं भी बनाई गई हैं ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जो आज से 2 साल के अंदर हुई थी। सभी पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी को अलर्ट किया जा रहा है कि नियमों का पालन करें। अगर आपको फीवर होता है या खांसी जुकाम जैसी कोई ऐसे संक्रमित आपको लगता है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, दवाइयां लें, गर्म पानी पिएं, मास्क लगाना शुरू करें, हाथों को बार बार धोएं। अगर आपको फीवर होता है तो अपने घर में रहें, घर से बाहर निकलने से बचें, किसी और के टच में ना जाएं, क्योंकि फीवर तो पहले भी आता था, वायरल होता था, लेकिन अब कोरोना ने दस्तक भी दी है तो कोरोना से बचाव भी करना है, क्योंकि आप लोग अगर नियम का पालन करेंगे तो अपने परिवार को बचा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी को जागरूक किया जा रहा है ताकि कोरोना की मार से कोई भी दोबारा से परेशान ना हो। सो मॉक ड्रिल हुई, उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता दीजिए। मॉक ड्रिल अभी जो है आपने देखा कि संपन्न हुई है, 2 मिनट 10-20 सेकंड में हम लोगों ने मरीज को ऑक्सीजन दे दिया है। अभी 20 बेड के कोविड वार्ड के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर सर्ज होता है, मरीज बढ़ते हैं तो 400 बेड कैपेसिटी है। आपने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव सब में देखा है, मेडिकल कॉलेज ने 400 से ज़्यादा बेड के साथ सेवाएँ दी हैं कोविड में, और अभी हम 20 बेड के साथ शुरू कर रहे हैं। अगर बढ़ेगा तो और बढ़ाए जाएंगे। उम्मीद नहीं है कि इतना ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रोटोकॉल है वैसे फॉलो करना है। सब मास्क लगाएं, सब लोग डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और सैनिटाइजेशन रखें तो बेहतर रहेगी। कितने सेकंड्स में, कितने टाइम में जो है पेशेंट को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई और क्या प्रोसेस देगा? जैसे ही कोविड का पेशेंट हमारे पास आया, जैसे ही हम एम्बुलेंस से उतरा और हमने उसके पल्स ऑक्स चेक किया, बीपी देखा और तुरंत ही इसको हमने ऑक्सीजन दी। इसमें हमें कम से कम 2 मिनट 20 सेकंड का समय लगा। पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुई थी तब कितना मिनट था सर, और अभी कितना डिफरेंस देखने को मिला? लगभग 10 से 20 सेकंड का डिफरेंस है। 10 से 20 सेकंड पहले हमने अपना ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया। सर, जिला मेडिकल अस्पताल कितने बेडों के साथ में तैयार है नए वाले कोविड के लिए? अगर पुरानी वेव के हिसाब से देखें तो हम मिनिमम 400 बेड का हमारा कोविड अस्पताल है। जैसे भी सिचुएशन होती है उस हिसाब से वो ऐड हो जाता है बेड। और क्या क्या चेंजेस, क्या क्या सुविधाएं सर? अब अगर कोविड अगर एक बार फिर से बढ़ता है और मरीज बढ़ते हैं तो मेडिकल में क्या क्या सुविधाएं अभी इस समय पर? ऑक्सीजन सप्लाई पहले से बेहतर हुई है। PSA प्लांट बन गए हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कोई बाधा नहीं आएगी, और सभी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि कोविड से रिलेटेड हैं। ये सब सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। सर, नए वाले बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ की जा रही है जो कि लोगों को परेशान कर रही है? नए वाले जो एक वेरिएंट है, बेसिकली ये कोविड-19 ही है लेकिन उसका वेरिएंट है। इसमें क्या है कि अभी उतना घातक नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आता है, जैसे कि शुगर का मरीज़ है पुराना, वो टीबी का मरीज़ है, इस तरह के कोई भी मरीज़ आता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत का सबब है और उसकी वजह से वो एडमिशन हो रहा है, वरना तो होम आइसोलेशन ही बेटर है। फिलहाल कोई मरीज भर्ती है सर? इस समय कोई मरीज भर्ती नहीं है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि कल मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि मेरठ के जिलाधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई कि नगर निकाय चुनाव किस किस डेट में किए जाएंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कार्यक्रम किस तरीके से रहेंगे। उसी को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। आज मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य आज मेरठ पहुंचे। एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा। जी हाँ, प्रत्याशी कौन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पल्लवपुरम निवासी समाज सेविका, ग्लोबल सोशल कनेक्ट की अध्यक्षा ऋचा सिंह को उन्होंने अपना प्रत्याशी चुना और आज पूरी जानकारी दी गई। साथ साथ भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को टक्कर देगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि
आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा यही है कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। सभी जो आम आदमी पार्टी देख रही है आम आदमी के जनजीवन को, उसकी समस्याओं को दूर करेंगी, पढ़ाई शिक्षा को लेकर आगे बढ़ेंगे। रैन बसेरे की समस्या बार बार सामने आ रही है, सड़कों पर सोते हुए लोग नजर आते हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे अगर आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराती। देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल गया और अब राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी होने का सफर तय करना कोई आसान काम नहीं। एक सपने के सच होने जैसा ये पल हम सबके लिए है। आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 2 राज्यों में हमारी सरकार है। देश में मात्र 6 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और मात्र 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी 2 राज्यों में सरकार है। अब आगे का सफर और आगे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है उससे लड़ाई लड़के हम पूरे देश में अपना विस्तार करेंगे। मेरठ के कार्यकर्ताओं के साथ आज संवाद है, बातचीत है और यहाँ पर मेयर पद के लिए ऋचा सिंह जी का नाम, उनका प्रस्ताव सोमेन ढाका जी ने जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष जी अंकुश चौधरी जी ने इनके नाम का प्रस्ताव किया है हमारे सामने। मैं ऋचा सिंह जी से कहूँगा कि मजबूती से चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए। यहाँ की जनता का आशीर्वाद लीजिए। आपने सामाजिक क्षेत्रों में जो कार्य किया है उस कार्य को लेकर आगे बढ़िए और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सफलता हासिल कीजिए। इसके साथ साथ जो लड़ाई इस वक्त देश के सामने चल रही है अडानी के महाघोटाले की, एक ही व्यक्ति को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली पानी सड़क सब कुछ दे दिया, सी पोर्ट छिपाने के लिए। मुझे बताइए आप, CIC का ऑर्डर था ना, केजरीवाल का ऑर्डर थोड़ी था। ऑर्डर था भारत के सूचना आयोग का। गुजरात विश्वविद्यालय उसमें हाई कोर्ट में गया। जुर्माना अगर होना भी चाहिए, ऑर्डर के खिलाफ कोई आदेश होना भी चाहिए तो CIC के खिलाफ होना चाहिए। आप केजरीवाल पे जुर्माना कर रहे हैं। अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो इससे पहले आप विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, सभी सीटों पर कैंडिडेट किया गया है। इस बार उसमें कोई भी जीत दर्ज नहीं किया गया। आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार आप ऐसा कौन सा कैंडिडेट उतारेंगे और आगे कौन सी ऐसी चीजें जनता के सामने रखेंगे जो इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें? मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, लोकतंत्र में जीत और हार दिलाने की जिम्मेदारी जनता की। पहला चुनाव हम लड़े थे विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में उस तरीके से हमारा काम, उस तरीके से विस्तार, उतना मौका हमें नहीं मिल पाया था। लोगों ने पक्ष में हमारे निर्णय नहीं दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में जो भी फैसला जनादेश आए उसका सर झुका के उसको स्वीकार करना चाहिए, हमने स्वीकार किया। लेकिन पिछले 1 वर्षों में लगातार हमने तमाम मुद्दों पे आंदोलन हो, हमारे साथियों पे मुकदमे हुए, इन पे भी मुकदमे हुए, इन पे भी मुकदमे, सोमेन जी पे भी मुकदमे, अंकुश जी पे भी मुकदमे। तो हमने आंदोलन भी किए, तमाम सवालों के ऊपर अनशन भी किया। सोमेन भाई ने किसानों के मुद्दे को लेकर हमने काम किया। पिछले 1 साल में सघन तैयारी की, वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो संगठनात्मक शक्ति 1 साल के अंदर बढ़ी है और जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं उस पर जनता हमारा साथ देगी। हम कोई भी गलत, जैसे मैंने बताया ऋचा सिंह जी के नाम का प्रस्ताव मेयर के लिए है तो ये एक योग्य कैंडिडेट है यहाँ से, तो हम ऐसे अच्छे लोगों को उतारेंगे। सांसद जी, सरकारी इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना है? काम तो बदलो पहले, जिलों के नाम बदल के क्या होगा, काम भी तो बदलो। काम क्या है बाबा जी का? इस सरकार के अंदर कुंभ का मेला करते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार होता है। इस सरकार के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होता है, उसमें चंदा चोरी करते हैं। आज किसी भी थाने में, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बगैर रिश्वत के लोगों के काम नहीं हो रहा। खुलेआम वीडियो आ रहे हैं सामने IPS ऑफिसर्स के, रिश्वत लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, खुलेआम। तो इससे ज्यादा और
और तो और छोड़ दीजिए जनता से, अभी एक पुलिस लाइन का एक व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है उत्तर प्रदेश में, पुलिस वालों से ही ड्यूटी लगाने के पैसे लिए जा रहे हैं। तो मेरा अपना, और मैंने कई सारे खुलासे अलग अलग विभागों के किए हैं। आपकी शासन प्रणाली क्या है, आप किस लिए काम कर रहे हैं? क्या आपने गन्ने का दाम बढ़ाया? क्या आपने फसल का दाम दोगुना किया? क्या आपने रोजगार का कोई इंतजाम किया? आप इन्वेस्टर समिट करते हैं, जितना पैसा इन्वेस्टर समिट में खर्च होता है उसके आयोजन में, उतना भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। क्या रणनीति, क्या तैयारी समाज पार्टी वही तो बदलना है। जाति आधारित चुनाव, धर्म आधारित चुनाव, इन मुद्दों को साइड में रखते हुए जो असली मुद्दे हैं उनको आम जनता के बीच में लाना है। वो ऑलरेडी है मुद्दे, लेकिन बस उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वही समझाना है आम आदमी को। और शायद क्योंकि मैं आम ही आदमियों में से बीच में से आती हूँ, शायद उनको ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। और मैं काफी साल से काम भी कर रही हूँ, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए काम कर रही हूँ। तो जो भी मुद्दे हैं, सड़क का मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा है, रैन बसेरों का मुद्दा है, नगर पालिका के, नगर निगम के जो अस्पताल है, शिक्षा का मुद्दा है, वो सब हम लेकर आएंगे और उद्योगों के साथ हम समन्वय करने की कोशिश करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े। मेरठ एक ऐसा शहर बने कि जो आसपास के शहर हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के उद्योगपति हैं, वो लालायित हो मेरठ में आने के लिए। ऐसा शहर मेरठ बनाना चाहते हैं। मैडम प्रोफाइल बता दीजिए क्या? मेरा प्रोफाइल, जो मेरी हायर एजुकेशन है, MBA है HR एंड मार्केटिंग। ये मैंने किया है महामाया यूनिवर्सिटी से। नगर निगम चुनाव में देखा जा रहा है, सबका पार्टी पहले, इस बार तो देखा गया कि बसपा से मेयर रही, मैडम ही है, और पहले भाजपा से रहे। ये चल रहा है मैम, तो छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो है कॉलेजों का। कॉलेजों में ही छात्र और छात्राओं को समझाया जाता है, बहुत से विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन अब छात्र छात्राओं द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को जागरूक किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। आज मैं आपको बता दूं, RGPG कॉलेज के जो NCC क्रेडिट के जो छात्राएं हैं, उनके द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक था कि मोटा अनाज 2023, जी हाँ, और उसकी जो थीम रखी गई थी, श्री अन्न जो खाएगा स्वास्थ्य वही पाएगा। कि मोटे अनाज के बारे में सभी को बताया गया कि मोटा अनाज कितना पौष्टिक होता है, अगर हम अनाज को खाते हैं किस तरीके से खाना चाहिए, बाहर की चीजें हम खाते हैं उनसे बीमारियां फैलती हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया। भारत में मक्का राष्ट्रीय बढ़ोतरी में 9% तक का योगदान देता है। कर्नाटक, MP, UP जैसे राज्यों में ये अधिकतम मात्रा में उगाया जाता है। पर हम जैसे आम जनता के लिए जानकारी किस काम की? हम जैसे आम जनता के लिए अपने मखमली सोफे पर टाल पे टाल गुजरकर यूं मनोरंजन का आनंद उठाने में मजा आता है। आज आपके लिए खाने में क्या बना? क्या यही सवाल आप अपने घर वाले से करते हैं? अगर कोई दीदी अपने पति को काम के समय फोन करेगी तो मैं एक ही
दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी बीमारी के शिकार हैं। आइए सुनते हम जिस अदालत में एक तरफ है फास्ट फूड और एक तरफ है मोटा अनाज। हाँ भाई हाँ, तो खाइए मिर्च से बने पॉपकॉर्न। पर किस लिए? क्योंकि इसमें है विटामिन ए, बी, सी। अच्छा ऐसी बात है, तो आज से मैं खाऊंगी मिलेट से बनी रोटी, मिलेट से बनी सब्जी, और अब तो मैं मिलेट से बने कपड़े भी पहनूंगी। तो समझे, मक्का यानी अनाज की रानी। तो 3 किलो चखाइए, कभी ना होगी हार, कभी ना होगी हार। याद रखिए बर्गर, चाउमीन, मोमोज जैसे फास्ट फूड से हो रहा है न जाने देते हमें कितने लोगों को दावत क्यों कर रहे हो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खोल रहे हैं। तो आज ही छोड़िए फास्ट फूड। ना जीवन जाकर के लिए कीजिए, स्वास्थ्य के लिए कीजिए, ना जीवन जाकर। मोटा अनाज आपकी खाने में और शामिल ऐसा करेगा। अभी हाल ही के दिनों में फैसला लिया गया कि 16 नवंबर 2022 ज्वार मक्का दिवस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। जीना है जरूरी तो हमें क्या खाएं, जो मक्का बाजरा से थाली हम सजाएंगे। इंटरनेशनल मिलेट्स डे पर हम अपने बच्चों से यही अपील करेंगे कि हमारे यहाँ खेतों में होने वाले जो ट्रेडिशनल अनाज हैं उनका उपयोग वो अपने खाद्य में करें, भोजन में करें। जैसे सर्दी में बाजरे का आटा, चने का आटा और गेहूं का कम से कम इस्तेमाल उसमें सर्दियों में करें। जौ का भी है। कई हमारे पास ट्रेडिशनल ऐसे हैं जो हमारे मौसम के अनुकूल और हमारे शरीर के अनुसार प्रकृति ने हमें दिए हैं, हम उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अपनी दालों का जो देसी हमारी दालें हैं उनका इस्तेमाल करें, उनमें प्रोटीन की मात्रा और हमारी जलवायु के हिसाब से, हमारी स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से उसमें ज्यादा से ज्यादा पोषण होता है। तो हम अपने सभी बच्चों से ये कहेंगे कि वो फास्ट फूड की जगह अपने स्प्राउट का इस्तेमाल करें, उसमें फ्रूट्स मिक्स करके खाएं ताकि उनको एनर्जी भी मिले, कैलोरी भी मिले और फास्ट फूड के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उनसे वो बच सके। टेट्रा पैक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उसकी जगह नींबू पानी का इस्तेमाल करें और रोटी के रूप में वो सब अनाजों को मिक्स करने की बजाय अल्टरनेट पे करें। किसी दिन बाजरे का खा लिया, किसी दिन जौ का खा लिया, किसी दिन दूसरा, और देसी अपना धान अपनाएं। कोटेड धान का इस्तेमाल ना करें, चावल, धान से मतलब है चावल का इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भारत में बहुत से ऐसे खेल हैं जो अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन बहुत से गेम आज भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। आप देखें कि क्रिकेट बहुत आगे बढ़ चुका है और क्रिकेट के खिलाड़ी मेरठ से भी बाहर पहुंच रहे हैं। हॉकी भी आगे बढ़ चुका है, जो हमारा नेशनल गेम है, हॉकी की टीम तैयार हुई है। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसके खिलाड़ी मेरठ में भी हैं और मेरठ का काफी नाम रोशन भी किया है। वहीं मैं आपको बता दूं, खो खो, खो खो एक ऐसा गेम है जो जमीन से जुड़ा हुआ बहुत सस्ता गेम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लुप्त होता जा रहा था। खो खो कोच अशोक त्रिपाठी द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि खो खो के गेम को आगे बढ़ाया जाए। हर घर में एक खो खो का बच्चा हो, और ये जब भी हो सकता है जब माता पिता सब अपना सहयोग करेंगे। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से क्रिकेट और हॉकी गेम अपनी पहचान बना चुका है और इसके खिलाड़ी आगे पहुंच रहे हैं, देश विदेशों में नाम कमा रहे हैं, एड में भी आ रहे हैं, तो उनका मानना है कि एक दिन उनका सपना यही है कि खो खो के खिलाड़ियों को भी वो इतनी ऊंचाइयों पर देखें और टीवी पर भी देखें, ताकि उनका ही नहीं पूरे हमारे मेरठ शहर का, भारत का नाम रोशन हो। मैं आपको बता दूं, आसाम में 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक एक गेम रखे गए थे जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। 10 देशों की टीमें वहां पर पहुंची हुई थी। बांग्लादेश, इराक, पाकिस्तान, भूटान, बहुत सारे देशों की टीम आई हुई थी। वहां पर खो खो कोच अशोक त्रिपाठी को भी चयनित जो टीम वहां पर थी उसके लिए बुलाया गया। वहां पर उनको चयनित टीम में सम्मिलित किया गया और उसके बाद उन्हें वहां पर उनका क्या अनुभव रहा वो सारा आज मेरठ टीम वहां पहुंची और उनसे बात करते हुए जाना
कि उनका क्या अनुभव था, उनको वहां जाकर कैसी खुशी हो रही थी और उनके मन के क्या विचार थे। तो आप खुद देखिए कि अशोक त्रिपाठी ने अपने विचारों के माध्यम से खो खो गेम के लिए क्या कहा। हमारे देश में पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी बढ़ावा दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सभी अपने तरीके से पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि हर खेल को आगे बढ़ाएं। हमारे भारत से भी बहुत से खिलाड़ी चयनित हुए हैं, गोल्ड भी जीता गया है और हर तरीके के गेम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं लगातार आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्रिकेट में मेरठ की टीम नाम रोशन कर रही है। वहीं हॉकी को लेकर भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जमीन से जुड़ा गेम खो खो जो कहीं लुप्त होता जा रहा था, लेकिन उसको भी अब पूरे देश में फैलाया जा रहा है। देश से टीम तैयार की जा रही है, भारत से भी टीम तैयार हो रही है, हमारे मेरठ में भी टीम तैयार की जा रही है। जी हाँ, जो खो खो कोच हैं अशोक त्रिपाठी द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है, काफी मेहनत की जा रही है ताकि जो जमीन से जुड़ा हुआ गेम है वो कहीं लुप्त ना हो और उसको आगे बढ़ाया जा सके, देशों में विदेशों में ये नाम हो सके। आपको बताती चलूं कि असम के गुवाहाटी में एक टूर्नामेंट कराया गया 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, जहां पर मेरठ के जो खो खो कोच हैं अशोक त्रिपाठी वो चयनित टीम में सम्मिलित हुए और वहां पर पहुंचे। काफी एक सराहनीय बात है हमारे मेरठ के लिए कि मेरठ का एक कोच, जहां पर 8 टीमें आई हुई हैं, दूर दूर देशों से टीम थी, बांग्लादेश, ईरान, इराक, पाकिस्तान, सब जगह की टीमें वहां पर पहुंची हुई थी और वहां पर हमारे मेरठ के कोच जो खो खो कोच हैं अशोक त्रिपाठी जी पहुंचे। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनका क्या अनुभव है और किस तरीके से उनका खो खो को लेकर अभी तक प्रयास रहा है और आगे उनकी क्या सोच है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दर्शन चैनल में। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे खो खो का गेम है और उसको लेकर के आपको चयनित कमेटी में बुलाया गया, तो आपको कैसा फील हुआ? मैडम, जो आसाम के अंदर गुवाहाटी के तमिलपुर में एशियाड खो खो चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें 10 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारा भारत की देश की टीम ने ही पार्टिसिपेट किया था। जो वहाँ का टूर्नामेंट था वो इतना अच्छा टूर्नामेंट था कि शायद हम लोगों ने अपने जीवन में कभी ना देखा हो। जो दूसरे देश की टीमें आई थी उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था खेलते हुए और वो लोग भी बहुत प्रयास कर रहे थे। जैसे श्रीलंका की टीम भी काफ़ी अच्छी थी, नेपाल की टीम भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे और ईरान के बच्चे भी सीख रहे हैं उस खेल को। तो मुझे ऐसा लगा कि अब हमारा खो खो जो है एक बंद कमरे के अंदर नहीं है। आज की डेट में हमारा खो खो जो है अगर नाम लिया जाए तो जैसे क्रिकेट, हॉकी और भी खेल अलग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, तो हम लोग भी उन लोगों से पीछे नहीं हैं। हम लोग भी खो खो में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। हाल में हमारा खो खो का एक चैंपियनशिप जो होना है वर्ल्ड कप, वो भी होना बहुत जल्दी हो सकता है, जून तक हो जाए वो, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। सर, मैं जानना चाहूंगी, जैसा अभी आपने कहा कि पहले कहीं खो खो लुप्त सा हो रहा था, लेकिन आज आपको बहुत खुशी हुई देखकर कि खो खो भी अपना नाम कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप असम के गुवाहाटी, जहां पर ये गेम कराए गए थे, एशियाड कराए गए थे, यहाँ पर आप पहुंचे, तो आपको कैसी फीलिंग महसूस हो रही थी कि आपको वहाँ पर चयनित कमेटी में रखा गया? तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? मैडम, मेरा भी नाम वहाँ जो था टेक्निकल कमेटी में था जी। और मैं भी उस टूर्नामेंट में ऑफिशियल था, मैच कराने गया था मैं। जी जी। और जो वहाँ का जो टूर्नामेंट था, जो वहाँ का इंटरफेयर था, इतना अच्छा था कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी एसी के बंद कमरे में गेम को खेल रहे हैं। पूरा वो एसी रूम था, उसके अंदर पूरा हमने खो खो का ग्राउंड तैयार किया हुआ था और उससे मैच चल रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम कहीं विदेश में आ चुके हैं इस खेल को खेलने के लिए। बहुत ही अच्छा वहाँ का वो था, अरेंजमेंट था। आपको कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे तो मैडम बहुत ही अच्छा लगा और मेरा सपना था कि जहाँ मैं अपने खो खो को देखना चाहता था वो मैंने उस ऊंचाइयों को देखा। तो मेरा सपना तो पूरा ये हो गया कि जहाँ तक मैं सोचता था खो खो के बारे में, उतना काम मैंने देख लिया। और मेरा जो सपना था कि हम पूरे यूपी के अंदर और मेरठ के अंदर हर घर के अंदर से खो खो खिलाड़ी बनाएं, तो वो मेरा सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो कुछ लोग उसको खींचने के लिए भी लगते हैं, लेकिन उन चीज़ों का कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए जो बच्चे हैं उनको हमें तैयार करना, जिससे कि वो लोग तैयार होकर खेलें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करके अपना नाम रोशन कर सकें। और खो खो के खिलाड़ियों को भी अब आपका एयरफोर्स में, पुलिस के अंदर भी भर्ती चालू हो गई है इसकी। अलग अलग खेलों में इसका भी हमारा लखनऊ के अंदर पुलिस गेम का नेशनल गेम हुआ था, वहाँ भी इस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेला गया। मैं वहाँ पे था, मैं लखनऊ नहीं पहुँच पाया था। लखनऊ में इस टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था, लेकिन मैं एशियाड में बिजी था, इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया।
तो मैं भी ये सपना सजा के बैठा हुआ हूँ कि मेरठ के हर घर के अंदर से एक खो खो खिलाड़ी को तैयार कर दूं और वो इतना नाम कमाए कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारे खेल को इतने आगे तक पहुंचा दें कि हम लोग के लिए, जैसे क्रिकेट में लोग चिन्हित होते हैं कि सचिन तेंदुलकर, धोनी, ऐसे हमारे खो खो खिलाड़ी भी तैयार हों, उनको भी लोग नामों से जाने, उनके भी एंटरटेनमेंट आए, उनका भी ऐड आए, वो लोग भी टीवी पर आए। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। जब हम लोग खेलते थे तो शायद हम लोग को नहीं पता था, हम नंगे पैर खेलते थे। अब ये पूरा गेम जो मैच पा चुका है, इसके सबकी जो इसके पीछे देन है वो MS त्यागी सर जो इंडिया खो खो के सेक्रेटरी हैं, सुधांशु मित्तल सर जो अध्यक्ष हैं इंडिया खो खो फेडरेशन के। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस खेल को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि शायद हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा इस खेल को इतनी ऊंचाई तो पहुंचा सकते हैं। देखिए किस तरीके से जो निरंतर प्रयास रहा है, और वो सर ने बताया है कि बिल्कुल अच्छे से उन्हें वहां पर ऐसा फील हो रहा था और वो चाहते हैं कि खो खो को और भी आगे बढ़ाएं। उन्हें देखकर अपना सपना साकार होता नजर आया। आप यहाँ भी ग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर अब भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर बच्चे को चाहते हैं, हर बच्चे को टीवी पर देखना चाहते हैं, हर बच्चे को हर एक व्यक्ति के दिल में देखना चाहते हैं। उनका यही सपना है। सर, मैं आपसे कुछ एक शब्द और जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से खो खो को लेकर आपका निरंतर प्रयास है और आप मेरठ से भी टीम तैयार कर रहे हैं, समय समय पर टूर्नामेंट भी कराते हैं, तो लगभग कितने वर्ष आपको हो चुके हैं इस तरीके से टीम को तैयार करते हुए और खो खो में अपनी जी जान लगाते हुए? मैडम, मैंने 93 में स्पोर्ट्स के अंदर आया था मैं, और आने के बाद मैं सबसे पहले जूडो में गया था। जूडो में मेरा मन नहीं लगा तो मैं एथलेटिक्स में चला गया था। मैं मैराथन विजेता भी रहा हूँ। और फिर मेरा रुचि जो है खो खो में आया कि कुछ ऐसा गेम खेला जाए खो खो में। जब मैं 95 से खो खो खेलना शुरू किया, एक साल बाद जो मेरे सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने खेलना बंद कर दिया। तो मुझे अपनी तैयारी करनी थी, तो मैंने नए पौध तैयार किए, उनको खुद सिखाता था और उनके साथ खेलता था। ये प्रयास करते करते मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ कि मेरे मेरठ के अंदर भी कम से कम 400-500 खो खो खिलाड़ी तैयार हैं जो आज की डेट में मुझे रिजल्ट दे रहे हैं। और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अलग अलग विद्यालय में लगे हुए हैं जहाँ वो टीमों को बना रहे हैं। मेरठ में अधिकतर जितने स्कूल हैं सब स्कूलों में मेरे स्टूडेंट हैं जो इस खेल को तैयार करा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने ज़िंदगी में कहीं पैसा नहीं कमाया, लेकिन नाम इतना कमाया है कि लोग मुझे जानते हैं कि बच्चे ने मेहनत करी है, इसकी सफलता इसे मिली है। देखिए, सर का कहना है कि उन्होंने मेरठ में भी 400-500 खिलाड़ी तैयार कर दिए। खो खो जो जमीन से जुड़ा खेल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर खेल महंगाई पर है। क्रिकेट अगर हम खेलने जाएं तो पूरी किट तैयार करनी पड़ती है, हॉकी खेलने जाएं तो भी किट की जरूरत होती है, लेकिन खो खो एक ऐसा गेम है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा है। लेकिन उसके बाद भी अब खो खो को लेकर भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत सी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मैट पर भी ये गेम पहुंच चुका है और उनके यही प्रयास है निरंतर कि वो और टीम तैयार करना चाहते हैं ताकि भारत का नाम रोशन हो सके। और जो टीम तैयार हो रही है वो मेरठ का नाम तो रोशन करे, साथ साथ खो खो का जो गेम लुप्त होता नजर आ रहा था वो भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे। सर, आप हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सभी को खो खो गेम को लेकर के? मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खो खो का विकास हुआ है, ये खो खो फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हमारे MS त्यागी सर और जो अध्यक्ष सुधांशु मित्तल सर हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से ही खो खो का विकास हुआ है। आज हमारा खो खो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है कि खो खो खिलाड़ी कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि हम लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इसके अंदर अल्टीमेट खो खो भी शुरू हो गया, जिसमें खिलाड़ियों की बिक्री होती है। कोई खिलाड़ी 20 लाख का बिकता है, कोई 30 लाख का बिकता है, कोई 40 लाख का बिकता है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी अल्टीमेट खो खो होगा, जिसमें हमारे यूपी के 4 खिलाड़ी भी बिके थे जिनको काफ़ी अच्छा पैसा मिला था। बहुत गरीब परिवार से थे वो लोग, किसी के पापा रिक्शा चलाते थे, किसी के पापा ऑटो चलाते थे, लेकिन उन्हें कुछ पैसा मिला बिकने के बाद और उन्होंने अपने खेलों का अच्छा प्रदर्शन करा। आज की डेट में वो लोग इतने कामयाब हैं कि वो कुछ बिजनेस कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा पाल सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरठ के अंदर जितने भी हम लोग रहते हैं, हम लोगों को मिलकर इस खेल का विकास करना है। हर परिवार का माँ बाप ये तैयार सोच ले कि मुझे अपने घर से एक बच्चे को खो खो खिलाड़ी बनाना है। जहाँ पे हमें माँ बाप का सपोर्ट मिल जाएगा तो हम लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुँच जाएंगे कि शायद हमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। हमें हर गली के अंदर खो खो के खिलाड़ी दिखाई देंगे जैसे महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं। धन्यवाद सर। देखिए, सर ने बहुत अच्छे प्रयास के साथ बताया कि वो चाहते हैं मेरठ शहर में एक बच्चा एक घर से खो खो का हो ताकि खो खो का नाम रोशन हो। और खो खो की टीम तैयार करने के लिए वो प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास से जुड़े हुए। यहाँ पर भी बच्चे पूरी टीम को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनका मानना यही है कि उनकी जो मेहनत है जब सफल होगी, जब हर घर से एक खो खो का बच्चा तैयार होगा, मेरठ शहर का नाम रोशन होगा और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। खो खो में गोल्ड मेडल
सिल्वर मेडल और कोई सा भी मेडल बच्चे जीत कर आएंगे तो जो खुशी उनको मिलेगी, जो बच्चों के चेहरे की खुशी होगी, वो खो खो को निखारने का बहुत बड़ा काम करेगी। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।